हुमायूं का सफर देखिए, कन्नौज में हार के बाद वो ईरान पलायन और फिर करीब 15 साल बाद वापसी। लेकिन ये वापसी भी ज्यादा टिक नहीं पाई। हाँ बिल्कुल, बड़ा नाटकीय जीवन रहा उनका। तो आज हम मुगल दौर के इसी अहम मोड़ पर बात करेंगे, मतलब हुमायूं की वापसी से लेकर अकबर के लंबे शासनकाल, लगभग 1555 से 1605 ईस्वी तक। जी, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस दौर की खास घटनाओं, लड़ाइयों, फिर अकबर के प्रशासन और उसकी जो अनोखी नीतियां थीं उन पर काफी रोशनी डालते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस दौर की नब्ज को पकड़े, समझें कि कैसे एक डगमगाते हुए साम्राज्य को न सिर्फ बचाया गया बल्कि उसे बहुत मजबूत भी किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो 1555 में सरहिंद की लड़ाई हुई, सिकंदर शाह सूरी को हराया गया और हुमायूं ने दिल्ली वापस पा ली। इसमें बैरम खां का बड़ा हाथ था। कि कुछ ही महीने गुजरे होंगे 1556 में दिल्ली में ही वो दीन पनाह भवन था, वहां अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरे और मौत हो गई। ओह, मतलब आए और चले गए। सुना है वो ज्योतिष में बहुत मानते थे। हाँ हाँ, कहते हैं हफ्ते के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। हाँ, सितारों के हिसाब से। खैर, उनका मकबरा तो दिल्ली में है, उनकी पहली बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। लेकिन हुमायूं की इस तरह अचानक मौत से तो हालात बड़े नाजुक हो गए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि तब अकबर की उम्र सोचिए सिर्फ 14 साल के करीब थी। हाँ, 1542 में अमरकोट में जन्म हुआ था उनका, हमीदा बानो बेगम से। तो 14 साल की उम्र में बादशाहत। जी, 1556 में ही राज्याभिषेक हुआ। जाहिर है शुरुआती दौर बहुत मुश्किल था, इसीलिए बैरम खां को उनका संरक्षक बनाया गया, मतलब वकील सल्तनत। हाँ, एक तरह से वही शासन चला रहे थे शुरू में। उन्हें खान ए खाना की उपाधि भी मिली थी। बिल्कुल, और इसी शुरुआती दौर ने मतलब फौरन बाद ही पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में। अच्छा, वो हेमू वाली। हाँ, हेमू के साथ। और ये लड़ाई बहुत ही निर्णायक साबित हुई। इसने उत्तर भारत में जो एक अफगान चुनौती फिर से उभर रही थी उसे खत्म कर दिया और मुगल सत्ता को सही मायनों में स्थापित किया। लेकिन बैरम खां का ये जो दौर था वो भी शायद लंबा नहीं चला। नहीं, ज्यादा नहीं। 1560 तक आते आते उनका पतन हो गया। इसके कई राजनीतिक कारण थे। अच्छा, और उसके बाद वो एक दौर आया जिसे कुछ लोग पेटीकोट शासन कहते हैं। हाँ, कुछ इतिहासकार 1560 से 62 के बीच के समय को ऐसा कहते हैं। माना जाता है कि अकबर की दायमा माहियम अंगा और हरम की कुछ दूसरी महिलाओं का राजनीतिक फैसलों पर काफी असर था। हालांकि ये दौर भी छोटा ही था। जल्द ही अकबर ने पूरी तरह से बागडोर अपने हाथों में ले ली और फिर शुरू हुआ साम्राज्य को फैलाने का सिलसिला। अकबर काफी महत्वाकांक्षी शासक लगता है। बेशक, उसमें साम्राज्य बनाने की जबरदस्त इच्छा थी। आप देखिए, मालवा 1561 में, फिर गुजरात 1572 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, फिर काबुल 1581, कश्मीर 1586, जीतते ही चले गए। और आखिरी बड़ी विजय असीरगढ़ की मानी जाती है 1601 में। जी हाँ, असीरगढ़ का किला। और वो जो गुजरात विजय थी ना 1572 वाली, उसी की याद में तो फतेहपुर सीकरी में वो शानदार बुलंद दरवाजा बनवाया गया। अच्छा, वो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, वो बढ़ती हुई मुगल ताकत का एक प्रतीक था। लेकिन सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होता ना, इतने बड़े इलाके को साथ रखना भी तो एक चुनौती होगी। तो अकबर ने जीते हुए इलाकों को, खासकर राजपूतों को साथ लाने के लिए क्या किया? उनकी राजपूत नीति कैसी थी? ये बहुत अहम सवाल है और अकबर की दूरदर्शिता दिखाता है। वो समझ गया था कि भारत जैसे विशाल देश में स्थानीय ताकतों, खासकर लड़ाका कौम राजपूतों का साथ लिए बिना मजबूत शासन नहीं चल सकता। तो उसने क्या किया? उसने एक मिलीजुली नीति अपनाई। एक तरफ तो उसने राजपूत राजघरानों से वैवाहिक संबंध बनाए, जैसे आमेर के राजा भारमल की बेटी से शादी की। फिर बीकानेर, जैसलमेर से भी रिश्ते बने। दूसरी तरफ जो राजपूत योग्य थे उन्हें प्रशासन और सेना में बहुत ऊंचे पद दिए। राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, ये सब इसी नीति के उदाहरण हैं। उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। और इसी सबको साथ लेकर चलने की नीति में वो टैक्स हटाना भी शामिल था, तीर्थ यात्रा कर और जजिया। बिल्कुल, उसने पहले तीर्थ यात्रा कर हटाया जो हिंदुओं पर लगता था। फिर 1564 में जजिया कर भी खत्म कर दिया। जजिया वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। हाँ, इसे हटाने से उसने अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा का भरोसा जीतने की एक बड़ी कोशिश की। ये उसकी धार्मिक सहिष्णुता और सुलह कुल, मतलब सबके साथ शांति की नीति का हिस्सा था। अच्छा, अब साम्राज्य इतना बड़ा हो रहा था तो उसे चलाने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था भी तो बनाई होगी।
वो मनसबदारी प्रथा के बारे में सुनते हैं, वो क्या थी? मनसबदारी ये अकबर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार था। आप कह सकती हैं कि ये मुगल अधिकारियों की, सैनिक और नागरिक दोनों की एक तरह की रैंकिंग प्रणाली थी। रैंकिंग प्रणाली मतलब हर बड़े अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था। इस मनसब में दो चीजें होती थीं, जात और सवार। जात और सवार। हाँ, जात से उस अधिकारी का पद, उसका रुतबा, उसकी तनख्वाह तय होती थी, और सवार से यह तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपने पास रखने होंगे और उनकी देखरेख करनी होगी। अच्छा, तो इसी से सेना भी मेंटेन होती थी और प्रशासन भी चलता था। जी बिल्कुल, इसने पूरे प्रशासनिक और सैनिक ढांचे को एक व्यवस्थित रूप दिया। ये कोई वंशानुगत चीज नहीं थी, योग्यता पर आधारित थी। और लगान व्यवस्था, जमीन से टैक्स कैसे वसूला जाता था, इसमें राजा टोडरमल का नाम आता है। हाँ, राजा टोडरमल अकबर के बहुत काबिल वित्त मंत्री थे। उन्होंने राजस्व व्यवस्था में एक बड़ा सुधार किया, जिसे 10 साला व्यवस्था कहते हैं। ये 1580 में लागू हुई। 10 साला मतलब 10 साल। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा था कि किसी भी इलाके की पिछले 10 सालों की औसत पैदावार निकाली जाती थी और उस औसत के आधार पर अगले कुछ सालों के लिए लगान या टैक्स तय कर दिया जाता था। अच्छा, इससे किसानों को पहले से पता होता था कि कितना देना है। हाँ, और सरकार को भी अंदाजा रहता था कि कितनी आमदनी होगी। इससे एक तरह की स्थिरता आई, इसीलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। इसके साथ ही मुद्रा में भी सुधार किए गए। सोने का इलाही सिक्का, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये सब स्टैंडर्ड वजन और शुद्धता के चलाए गए। ये तो काफी सारे प्रशासनिक और आर्थिक सुधार थे। अब जरा अकबर की धार्मिक नीति पर आते हैं। वो इबादत खाना क्या था? देखिए, अकबर शुरू से ही काफी जिज्ञासु था धर्म के मामलों में। तो 1575 में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, यानी एक पूजा या प्रार्थना घर बनवाया। शुरू में तो वहां सिर्फ मुस्लिम उलेमा और विद्वान ही आते थे और इस्लाम के अलग अलग पहलुओं पर बहस करते थे। लेकिन अकबर उनकी आपसी बहस और कट्टरता से शायद खुश नहीं हुआ। तो फिर उसने इबादत खाने के दरवाजे दूसरे धर्मों के विद्वानों के लिए भी खोल दिए। हिंदू पंडित, जैन मुनि, पारसी दस्तूर, यहाँ तक कि ईसाई पादरी भी वहां आने लगे और अकबर उनसे उनके धर्म की बातें सुनता था, चर्चा करता था। मतलब सभी धर्मों को समझने की कोशिश। हाँ, वो सबकी अच्छी बातें जानना चाहता था। और इन्हीं सब चर्चाओं और अपने चिंतन के आधार पर 1582 में उसने दीन इलाही या तौहीद इलाही की घोषणा की। दीन इलाही? ये कोई नया धर्म था? नहीं, इसे नया धर्म कहना शायद ठीक नहीं होगा। यह असल में एक तरह की आचार संहिता या नैतिक नियमों का संग्रह था, जिसमें अलग अलग धर्मों की अच्छी बातों जैसे एकेश्वरवाद, बड़ों का आदर, जीवों पर दया, इन सब को शामिल किया गया था। इसका मकसद किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों के बीच की दूरी कम करना और आपसी समझ बढ़ाना था। अच्छा, ये अकबर की सुलह कुल यानी सबके लिए शांति की जो व्यापक नीति थी, उसी का एक हिस्सा था। अबुल फजल इसके एक तरह से प्रधान पुरोहित जैसे थे। बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया था। वैसे अबुल फजल का नाम आया तो अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे, उनकी बात भी कर लेते हैं। वो कौन लोग थे? हाँ, 9 रत्न यानी 9 रत्न। ये अकबर के दरबार के 9 बहुत ही काबिल और गुणी लोग थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में माहिर थे। जैसे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। हाँ। ये उस जमाने के इतिहास और प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हाँ, सुना है। फिर उनके भाई थे फैजी, जो बहुत बड़े कवि और विद्वान थे। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जैसे गणित की किताब लीलावती का और महाभारत का भी। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा कहलाता है। अच्छा, महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा। जी। फिर संगीत के सम्राट तानसेन थे। हाँ। राजा टोडरमल का जिक्र हमने किया ही राजस्व के मामले में। राजा बीरबल थे, जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। राजा मानसिंह थे, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। और भी थे, जैसे हकीम हुम्माम, मुल्ला दो प्याजा। तो ये सब मिलकर अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। बिल्कुल। ये अकबर के शासन काल की एक और खूबी थी कि उसने गुणी और काबिल लोगों को पहचाना और उन्हें अपने साथ जोड़ा, चाहे वो किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि के हों। तो अगर हम समेटें तो हुमायूं के बाद जो एक अनिश्चितता का माहौल था, उसे अकबर ने न सिर्फ खत्म किया, बल्कि मुगल साम्राज्य को एक जबरदस्त विस्तार और मजबूती दी। हाँ,